नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रण विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। चुनावी नतीजों के बाद पूरी मजबूती के साथ मोदी 3.0 ने अपना काम शुरू कर दिया है। इधर विपक्षी खेमा पूरी तरह से बिखरता नजर आ रहा है। हर रोज इंडी गठबंधन के टूटने की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं इन खबरों के बीच महाराष्ट्र में एमवीए की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इंडी गठबंधन की तरफ से एकजुटता का मैसेज देने की कोशिश की गई। पीसी में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की तरफ से पृथ्वीराज चौहान शामिल हुए। लेकिन सच्चाई क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। खासतौर से महाराष्ट्र में ही उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस में सबसे ज्यादा खींचतान है। इधर इंडी में यहाँ पर कहें कि ईडी जो है वो फुल एक्शन में है। यूपी से लेकर झारखंड तक ईडी की कार्रवाई से विपक्षी खेमा बेचैन हो गया है। यूपी में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की 4,440 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया। ये तो महज शुरुआत है। ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई ईडी की तरफ से और देखने को मिलेगी। तो कैसे एनडीए सरकार के सामने विपक्ष हुआ बेबस, बताएंगे आपको। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो खबरें आ रही थी इंडी गठबंधन की टूटने की, वो महाराष्ट्र से ही आ रही थी। अब महाराष्ट्र में ही यहाँ पर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, तो क्या समझा जाए इससे? ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है, लेकिन मुझे नाना पटोले नजर नहीं आए। नाना पटोले तो होने चाहिए। किस तरीके से किसने अधिकृत किया चौहान साहब को कि वो कांग्रेस की तरफ से वो अपनी बातें रखते? पटोले ने तो आने से मना कर दिया। जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है महाराष्ट्र के अंदर, वो ये कह रहा है कि हमें अब आजाद होना है, मुक्ति चाहिए इस गठबंधन से। अगर हम लोग अकेले लड़े होते तो ज़्यादा सीटें आती। वो ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, 288 सीट पे लड़ूंगा। कल उनका बयान है। उन्होंने कल कहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 288 पे तैयारी शुरू कर दो, कांग्रेस पार्टी को आजादी चाहिए। कारण क्या है? कारण यह है कि अभी आटे दाल चावल का भाव उद्धव ठाकरे को अब समझ में आएगा। कारण यह है, मुख्यमंत्री होगा कौन? मुख्यमंत्री का पद क्या शिवसेना छोड़ेगी? क्या उद्धव ठाकरे ये बोलेंगे कि भाई ठीक है, नाना पटोले बनेंगे मुख्यमंत्री, तब तो गठबंधन हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी का होगा कोई मुख्यमंत्री तो गठबंधन हो जाएगा। यहां तो प्री पोल अलायंस की बात है। पिछली बार तो धक्कागारी में आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को हथिया लिया था, क्योंकि बीजेपी को अलग करना था। इस बार क्या होगा? देखिए, सीटें हैं 288 और पिछली बार कांग्रेस पार्टी लड़ी थी 125 पे, एनसीपी 125 पे, और बाकी के 38 सीटें जो हैं वो बाकी के गठबंधन लोगों को दे दिया गया था। ठीक, अब क्या करेंगे? 100 से ऊपर लड़ेगी शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, यही तो ताल ठोक रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ही लोगों ने कह दिया कि जो लोग गए हैं उनको हम वापस नहीं लेंगे। तो अभी 4 दिन 5 दिन से जो आप हल्ला मचा रहे थे कि शिंदे गुट के कुछ नवनिर्वाचित सांसद हमारे संपर्क में हैं, ये खबर चला रहे थे ना लोग कि हमारे संपर्क में है, मतलब संपर्क टूट गया, कोई नहीं आ रहा आपके तरफ। तो आप कह रहे हो कि हम किसी को नहीं लेंगे। अब किसी को नहीं लेंगे तो अब तो इसमें बंटवारा करना पड़ेगा 288 में कि किसको कितनी सीटें मिलेगी। अब ऐसा है कि शरद पवार ये कह दे कि ठीक है हम 38 सीटों पर लड़ेंगे, तब तो इन लोगों का गठबंधन हो जाएगा। लेकिन वहाँ फिर पेच पहुँचेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, चेहरा किसका होगा। आदित्य ठाकरे ने कल कहा कि उद्धव ठाकरे से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। तो ये अभी तो कहानी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो महाराष्ट्र में अभी कहानी शुरू हुई है। विधानसभा चुनाव अक्टूबर में है, लेकिन उससे पहले ही सीट शेयरिंग पर पेच फंस सकता है। लेकिन खींचतान पहले से ही मची हुई है। इधर शरद पवार की बात की जाए, शरद पवार वाली एनसीपी की, तो वहाँ भी जो भतीजे और जो पोते कहें कि जो पार्टी के जो नेता हैं, उनके बीच में भी खींचतान है अजीत पवार को लेकर।
देखिए, अजीत पवार को लेकर नहीं है, बल्कि वर्चस्व की लड़ाई है कि एनसीपी में शरद पवार और सुप्रिया सुले, इन दोनों के बाद किसका कद होना चाहिए। ये दोनों तो है ही, इनको सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, एनसीपी शरद पवार गुट के, लेकिन इन दोनों के बाद कौन होगा, तीसरा कौन ऐसा नेता हो जिनकी बात सुनी जाए। और इसी में जयंत पाटिल और रोहित पवार के बीच तलवारें खिंच गई। इन दोनों ने आपस में भरे मंच पर एक दूसरे को, कहा जा सकता है इनडायरेक्टली, की गालियां ही दे दी। जब आप एक दूसरे के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो कि जनरल नहीं होना चाहिए, कोई हमारा कमांडर नहीं बनने की कोशिश करे, ये शरद पवार की पार्टी है, ये रोहित पवार कह रहे थे, और जयंत पाटिल ने कह दिया कि जो बातें करनी है अपने दादाजी से जाकर करो, यहां पर मंच पर मत करो, अपने दादाजी से जाकर शिकायत करो कि आपने जयंत पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया। ये बातें चल रही थी इन पार्टियों के अंदर, लेकिन इतनी ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आप लोगों को अचानक से एकजुटता दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी। इस बीच जितनी पार्टियां हैं जो कि इंडी अलायंस में हैं, अलग अलग स्टेट में इन लोगों का गठबंधन है। क्या बिहार में राजद, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? क्या उनके नेता एक मंच पर आकर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हम लोगों के बीच सब बढ़िया चल रहा है, हम लोगों के बीच कोई फूट नहीं है? क्योंकि वहां पर इस बात की चर्चा नहीं है कि इन लोगों के बीच बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। क्या किसी और स्टेट में जहां पर कांग्रेस का गठबंधन सहयोगी दूसरी पार्टियां हैं, या फिर तमिलनाडु की ही बात कर लें, एमके स्टालिन और कांग्रेस के अलावा भी वहां 8 पार्टियां हैं जो कि इनके गठबंधन के सहयोगी है, वीसी के जैसे छोटी छोटी पार्टियां हैं। लेकिन क्या वहां पर इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? महाराष्ट्र में ये बात क्यों चल रही है? क्योंकि इन लोगों को डर सता रहा है। पहले तो इन लोगों ने पूरा तमगा लेने के लिए कह दिया कि उद्धव ठाकरे के गुट का कह रहा है शिंदे के समर्थक विधायक और सांसद हमारे संपर्क में हैं, और शरद पवार के गुट के लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे नेता ऐसे अजीत पवार के साथ हैं जो हमारी जीत के बाद वापस आना चाहते हैं। अब इस बात को लेकर जब चर्चा चली तो फिर संपर्क तो दोनों तरफ से होगा, और उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही बात चली। शिंदे समर्थक एक नवनिर्वाचित सांसद ने, नरेश महेशकर जो हैं, उन्होंने कह दिया कि ये उद्धव ठाकरे के 2 सांसद तो कल ही फोन किए थे, और उन्होंने ये भी कहा कि 4 और सांसद हैं जो हमारे साथ इधर आने के लिए तैयार है, जब जरूरत महसूस हो तो आप बताइए। अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत महसूस हो। अगर इन लोगों ने कोई खेल करने की कोशिश दिल्ली में की, सरकार गिराने की बात जो हर रोज कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बुजुर्ग नेता, जो बार बार इन लोगों ने कहा लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये तोड़फोड़ की राजनीति लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है। इन लोगों जैसे नेताओं ने ये भारतीय जनता पार्टी और कुछ सहयोगी पार्टियों को इशारा कर दिया है कि हम ऐसा करने वाले हैं, तो तुम पहले से तैयार हो जाओ, और ये लोग तैयार हो चुके हैं। इसीलिए एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इन तीनों को जरूरत पड़ी कि लोग इतने कंफ्यूज हैं, हमारे नेता इतने कंफ्यूज हैं कि इन लोगों को पलटी मारते हुए देर नहीं लगेगा, और इसलिए हम लोग मिलकर एकजुट होकर दिखाने की कोशिश करें कि हमारे बीच सब अच्छा चल रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा चल रहा है। ये जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, सीट बंटवारे पर पेच ऐसी फंसी है, उद्धव ठाकरे तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जिस सीएम के कुर्सी के लिए हमने विचारधारा से समझौता किया, अपने पिता बाला साहब ठाकरे से समझौता किया, उनका विरोध कर दिया, उनकी विचारधारा से हट गए, वही सीएम की कुर्सी अब हमारे पीछे से खिसक रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, निस्सहाय हैं, असहाय हैं। इसलिए महाराष्ट्र में अभी और बड़ा खेला होने वाला है। महाराष्ट्र में बड़ा खेला होने वाला है, लेकिन इधर यहाँ पर जिस तरह से ईडी या सेंट्रल एजेंसियां जो एक्टिव हुई हैं, तो उसके बाद भी एक तरह की बेचैनी विपक्ष में मची हुई है। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए बेचैनी। चोर उचक्के चैन से सोए तो वह सरकार ही कैसी है, सिस्टम ही कैसा है। चोर उचक्कों को तो डर के रहना ही चाहिए। घोटालेबाजों को, माफिया को, डॉन को नींद नहीं आनी चाहिए, तभी तो अच्छा प्रशासक माना जाएगा। अब देखिए, एक एमएलसी है, दुबई में छिपा हुआ है, 4,440 करोड़ रुपए
ये क्या कर रहा था भाई? वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था क्या? वो कोई कह रहा है कि कोई परचून की दुकान थी, कोई कहता है कि बहुत छोटा आदमी था, धीरे धीरे करके वो एक अदना सा एमएलसी 4,500 करोड़ का मालिक बन जाएगा और कभी किसी का ध्यान तक नहीं गया। भाई मेहनत करके तो लोग तो अपनी जिंदगी में एक घर ढंग से नहीं बना पाते। ये जो है दुबई में पता नहीं क्या खरीद रहा है, क्या गुल खिला रहा है, बहुत सही एक्शन हुआ है। और मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनाव के दौरान ये कई बार उन्होंने ऐलान किया था कि इलेक्शन खत्म हो जाने दो, ईडी सीबीआई जो है पहले से कहीं ज़्यादा कारगर रूप से वो काम करेगी। खबर झारखंड से भी आई है कि झारखंड में भी ईडी का एक्शन चल रहा है, ज़मीन वगैरह जब्त किया जा रहा है सोरेन और उसके चट्टे बट्टों का। तो अभी एक्शन में कोई रुकावट हो जाए ये तो नहीं है, और ये अपने आप में एक स्टैंप होगा कि प्रधानमंत्री मोदी कमज़ोर नहीं हुए। जिनको लग रहा था कि कमज़ोर हो गए हैं, तो लीजिए ये कमज़ोरी का निशानी है। गर्दन पकड़ा गया है। कोई यूपी की सरकार पुलिस नहीं कर रही है, ईडी ये काम कर रही है। तो अभी ईडी का अभी तो इटली से लौट के आए हैं, अभी 1-2 दिन लगेगा हिसाब किताब। लेकिन खबर ये आ रही है कि अमित शाह भी एक बहुत बड़ी मीटिंग करने वाले हैं कल, और उस मीटिंग में बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। तो शाह मीटिंग करने वाले हैं, बड़े फैसले, लगातार ये खबरें आ भी रही हैं, बैठ के भी चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो ईडी ने एक्शन लिया है, क्या अब विपक्ष फिर वही रोना धोना शुरू हो जाएगा ईडी को लेकर? देखिए, रोना धोना शुरू होना चाहिए, और इन लोगों ने ही तो बार बार कहा कि अब पीएम मोदी बड़े फैसले, कड़े फैसले नहीं ले पाएंगे, तो ले रहे हैं। ये 4,440 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है, और दूसरी तरफ आज़ादी गैंग, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, कश्मीर के आज़ादी की बात करने वाली अरुंधति राय के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली के एलजी ने अनुमति दे दी। अब उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, अब जल्द ही इनकी भी गिरफ्तारी होने वाली है। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों की पूरी लिस्ट तैयार है। अमित शाह ने पिछले दिनों ही कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सारे वैसे लोगों के लिए लिस्ट बनाने की बात कह दी है कि जो देश को तोड़ने, एंटी इंडिया एक्टिविटी करने की कोशिश करते रहे हैं। उसमें अरुंधति राय तो सबसे ऊपर थी, एक्टिविस्ट मानी जाती हैं कि एक्टिविज्म के नाम पर हम देश को विभाजित करने की कोशिश करेंगे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग कहें कि नहीं, ये बहुत बड़े मानवाधिकारवादी हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और डर विपक्ष के खेमे में है, क्योंकि 95 नेताओं की लिस्ट तो पहले ही है जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है। उसमें सबसे ऊपर लिस्ट में नाम कांग्रेस पार्टी का है, जिसके 24 नेता ईडी के राडार पर हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और राहुल गांधी को भी डरना चाहिए। पीएम मोदी ने तो चुनाव के दौरान ही कह दिया था कि नेशनल हेराल्ड के 5,000 करोड़ खाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। अभी तो पूछताछ हो चुकी है, इसमें सारे लोगों से पूछताछ हुई है, सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, डीके शिव कुमार से। अब तो बारी इन लोगों की गिरफ्तारी की भी है। तो डर इन लोगों के अंदर इसी बात को लेकर है कि ममता बनर्जी के 19 नेता, शरद पवार के 4 नेता, ये सारे के सारे जो चोर लुटेरों ने अपना गैंग बनाया था, इनकी एक एक करके जब गिरफ्तारी होगी तो समझ में आएगा मोदी कमजोर हुए हैं कि पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो 2024 चुनावों में करारी हार के बाद विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर है। वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सियासी घमासान मचा है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक विपक्ष एकजुट रहने का दावा करता है, क्योंकि ईडी के एक्शन से कई राज्यों में विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। ऐसे में एक बार फिर विपक्ष की तरफ से ईडी का रोना धोना शुरू होने वाला है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी अपने तरकश से कौन कौन से तीर विपक्ष पर छोड़ने वाले हैं। तो विपक्ष की इस हालत पर क्या है आपकी राय? कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।